नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का कांग्रेस का मंसूबा, रिजर्वेशन का मामला सियासी हलकों में मौजूद बहस। पसमानदा अक़लियतों को रिजर्वेशन का मरकजी वजीर बराए अक़लियती बहबूद ने किया दिफा। बीजेपी कर रही है पोलराइजेशन की सियासत, रहमान खान का इल्जाम। मुजफ्फरनगर फसादात और इज्तिमाई इस्मत रेजी मामला, मफरूज मुलजिमीन की जायदाद कुर्क करने का अदालत ने दिया हुक्म। और उत्तर प्रदेश के आज़मीन हज के लिए कल होगी कुरानबाजी, हज कोटे में कमी से आज़मीन मायूस। तो सबसे पहले खास बात की आज की बड़ी खबर। मुस्लिम रिजर्वेशन का तज़किरा करके कांग्रेस ने शहद की मक्खी के छत्ते को छेड़ दिया है। हालांकि पार्टी ये एतराफ करती है कि ज़ैली कोटे का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात है और जब तक फैसला नहीं आ जाता वो कुछ करने के मौक़िफ़ में नहीं है। ताहम मंशूर मुरतब करते वक्त समाज के मुख्तलिफ तबकात से बातचीत के अमल में मुस्लिम रिजर्वेशन पर जो मशवरे सामने आए वो पार्टी के सामने ज़ेरे गौर है। कपिल सिब्बल ने सब मिनी फेस्टिव की बात को सिरे से खारिज कर दिया। उधर बीजेपी ने कांग्रेस की नुक्ताचीनी की है। मैनिफेस्टो की बात हुई है, कोई सब मैनिफेस्टो नहीं है। These are only suggestions made to the Congress party in the process of its public consultation. कपिल सिब्बल ज़िम्मी मंशूर जारी करने के इल्जामात की तरदीद करते हुए पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात मजबूती से रखने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ैली कोटे का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इंतबा है, ये वज़ीर कानून भी बखूबी जानते हैं। सिब्बल ये भी जानते हैं कि जब तक अदालत का फैसला इस सिलसिले में नहीं आ जाता इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। ताहम सिब्बल के मुताबिक अक़लियतों को बाख्तियार बनाने के हवाले से ये बात मंशूर मुरतब करने के दौरान आई थी, जिसे बाख्तियार बनाने के बाब में जगह दी गई है और अगर अवाम की तायीद से मरकज में कांग्रेस की क़यादत में हुकूमत तश्कील पाती है तो इस पर गौर किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में भी हमने ऐलान किया था, नोटिफिकेशन दिया हुआ था, लेकिन ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में तय नहीं हुई क्योंकि आंध्र प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है। जो रिजर्वेशन हुआ था वो नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। अब जब सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला नहीं करेगी हम आगे इससे बढ़े। मुसलमानों की पसमानदगी ढकी छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से कबल भी कांग्रेस ने पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी कोटे में रिजर्वेशन देने की बात बड़े जोरों शोर से उठाई थी। आम इंतखाबात के 6 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और अब सिर्फ 196 सीटों पर ही इंतखाबात होने हैं। ऐसे में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात को हवा देना कांग्रेस के लिए सियासी एतबार से कितना दुरुस्त है ये कांग्रेस थिंक टैंक ही बेहतर समझ सकती है। जब पब्लिक के साथ डायलॉग हुआ, राहुल जी ने डायलॉग किया, तो उस डायलॉग के अंतर्गत ये एक सुझाव भी सामने आया और हमने सुझाव को अपने सामने रखा है। और जब हम सत्ता में आएंगे तो कोशिश करेंगे कि जो पब्लिक की सोच है, जो पब्लिक चाहती है, उसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें गलत बात क्या है। उधर हरीफ जमातों को कांग्रेस पर वार करने का एक मौका और हाथ आ गया है। मुस्लिम के लिए बैकवर्ड बनाया जा रहा है, जब किसी को नहीं होता। इस पर मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद क्या बोल रहे हैं? ये सांप्रदायिक राजनीति का भ्रष्ट उदाहरण है। आम इंतखाबात की तशरीही मुहिम मुल्क की हमजहत तरक्की और इसके हुसूल के खाकों से उतरकर निजी हमलों और मुंह भराई पर उतर आई है। पसमानदा मुस्लिम कोटे के मशवरे पर गौर करने की बात को भी उसी खुतूत पर देखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने कांग्रेस की जानिब से पसमानदा अक़लियतों को रिजर्वेशन देने के वादे का दिफा किया है। अक़लियतों को रिजर्वेशन देने के मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे गौर केस का हवाला दिया। उन्होंने अपोजिशन पर इंतखाबी मुहिम के दौरान पोलराइजेशन का इल्जाम लगाया है। रहमान खान ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहां अपनी वजारत की कामयाबियां गिनवाई, वहीं बीजेपी पर खुलकर तनकीद की। उनके मुताबिक कांग्रेस पर अक़लियतों की खुशामद करने का इल्जाम गलत है। सचर कमेटी सिफारिशात की बुनियाद पर अक़लियतों के लिए फलाही प्रोग्राम रूबा अमल लाने का दावा किया। हालांकि उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि एमएसडीपी जैसी स्कीमें जमीनी सतह पर ठीक से लागू नहीं हो सकी।
थर्ड फेज में जो वो कर रहे हैं कि चंद कार्यकर्ताओं को बोल देना कि आप पोलराइज पॉलिटिक्स शुरू करो, कि जैसा कि गिरिराज किशोर, इसी तरह से प्रवीण तोगड़िया जी, वो कदम और जैसे जैसे स्टेटमेंट आजकल आ रहे हैं न, जब उन्होंने देखा कि गवर्नेंस की भी थियरी वर्कआउट नहीं हो रही है और पर्सनल अटैक, काउंटर अटैक ये शुरू हो गया है, अब द ओनली वे लेफ्ट फॉर देम इज टू पोलराइज द सोसाइटी। ये बहुत ही डेंजरस है मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए। इस तरह से आज नरेंद्र मोदी का जो वेव की बात करते हैं, ये बिल्कुल कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। हमने 4.5% रिजर्वेशन आई सेट कर्नाटका मॉडल पे, कर्नाटका में 4% रिजर्वेशन है। हमने हमारे मैनिफेस्टो में कहा था कि कर्नाटका मॉडल पे हम देंगे, तो 4.5% रिजर्वेशन हमने दिया है। दैट हैज बीन कंटेस्टेड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। द मैटर इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, वी विल कंटिन्यू टू टेक अप, आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर। दूसरी जानब कांग्रेस कौमी अक़लियती सेल के साबिक़ चेयरमैन अनीस दुर्रानी का कहना है कि कांग्रेस ने ऐसा कोई भी एडिशनल इंतखाबी मंशूर जारी नहीं किया है जिसमें पसमानदा अक़लियतों को रिजर्वेशन देने की बात की गई है, जबकि रिजर्वेशन मामले पर मुख्तलिफ गोशों से मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। हमारे यहाँ से कोई सब मैनिफेस्टो रिलीज नहीं हुआ है और ना हो रहा है, लेकिन ये कि जो सजेशंस इलेक्शन से पहले मीटिंगें हुई थी, उसमें से कुछ सजेशंस जो हैं वो ओपन हैं, वो भी उसमें सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। तो उसको सिर्फ जो बात आई है, कोई ऑफिशियल रिलीज हमारा नहीं हुआ है, न कोई उसमें इजाफा हुआ है, बल्कि हमने ये इम्फेसाइज किया है कि अगर हम पावर में आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम रिजर्वेशन 4.5% दे चुके हैं, हम केरल में दे चुके हैं, हम तमिलनाडु में दे चुके हैं, हम कर्नाटक में दे चुके हैं, आंध्रा में भी हमने दिया, लेकिन वहां वो मैटर कोर्ट में चला गया। तो जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा तो हम और भी जहां स्टेटें हैं जहां दिया जा सकता है वो हम जरूर इसको देंगे, ये इसमें हमने कहा है। तो लेकिन क्या अभी मतलब जो इसको नहीं लेकर के आ रहे हैं क्या? नहीं, अलग से कोई, ऑलरेडी हमारे 26 मार्च को मैनिफेस्टो रिलीज हो चुका है और उसके अंदर हर चीज जो है वो पेश कर दी गई है। उसके अंदर सिर्फ कांग्रेस ही डिमांड नहीं करते बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड करते हैं। इसमें बहुत सारी डिमांड जो है वो हमारी आप पार्टी ने मंजूर भी की हुई है। कांग्रेस ने अब वो तमाम चीजें जो मुसलमानों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जैसे मिसाल के तौर पर आर्टिकल 341 के अंदर पिछले 60 साल से 65 साल से मुसलमानों के साथ में जो नाइंसाफी हो रही थी और एक किस्म का फ्रॉड हो रहा था, उसको ठीक करने की बात कही है कि दलित मुस्लिम्स को भी रिजर्वेशन मिलेगा। उसमें एक बात और भी कही गई है कि जो डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो वाली सीट्स आ जाती हैं जो मुस्लिम बहुमत की सीट हो, तो उनको भी खत्म किया है। फिर 4.5% के ऊपर भी उन्होंने बात कही है कि कोटा विद इन कोटा की बात कही है। एक और बहुत अहम बात कही है जो हमारे नजदीक बहुत अहम है, इसमें यह कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने फरमाया था कि जो प्रॉपर्टीज, जो औकाफ प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट के कब्जे के अंदर हैं, उनको या तो वापस कर दिया जाएगा या उनका फेयर रेंटल वैल्यू दिया जाएगा। इसके अंदर इस बात का भी कमिटमेंट किया गया है। पूरा जो है पूरा राजनीतिक है, इसमें कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी या सरकार की जो सिंसियरिटी की जो उनका अपना मुद्दे को उठाने का जो एक उद्देश्य है वो पूरी तरह से राजनीतिक है इलेक्शन के टाइम पे। इससे पहले आप करते 10 साल की आपकी सरकार थी, कुछ होना चाहिए था। इस समय अगर आप ये चीज उठाते हैं तो जिन लोगों के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं वो लोग भी आपकी नीयत पर सवालिया निशान लगाएंगे कि आप लोग अब तक कहां थे। तो इसलिए अच्छी चीज होने के बावजूद ये सही बात है कि 4.5% होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुसलमान हैं जो स्वीपर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो खास बात पर फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर हो। मुजफ्फरनगर फसादात और इज्तिमाई इस्मत रेज़ी मामले में मकामी अदालत ने 20 मफरूर मुलजमीन की जायदादों की कुर्की के अहकामात जारी किए हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट
नरेंद्र कुमार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर माला यादव की सिफारिश के बाद ताज़ीरात हिंद की कई दफात की रोशनी में यह हिदायत जारी की है। माला यादव ने अदालत को बताया कि मफरूर मुलजिमीन न तो खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर रहे हैं और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सका है। 5 खवातीन ने इसमत रेजी का इल्जाम आयद करते हुए 20 मुलजिमीन के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पटना सिलसिलेवार बम धमाकों के सिलसिले में एनआईए ने खुसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने चार्जशीट में इम्तियाज अंसारी को अहम मुलजिम बताया है। इम्तियाज अंसारी फिलहाल पुलिस तहवील में है। अंसारी रांची का रहने वाला है। इसे धमाकों के बाद पटना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की रैली से कबल पटना में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 6 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। खबर राजस्थान से, जहां के बिलवाड़ा की एक मकामी अदालत ने जिंदल ग्रुप की जानिब से 16वीं सदी एक मस्जिद को मुबैना तौर पर मुनहदिम करने के वाकये की दोबारा तहकीकात के अहकामात जारी किए हैं। 2 मकामी बाशिंदों की दाखिल करदा अर्जदाश पर समाअत करते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यह अहकामात जारी किए। अर्जी गुजारों ने अदालत में दावा किया कि पुलिस ने इस मामले की मुनासिब तरीके से तहकीकात नहीं की है। अदालत ने प्रतापनगर पुलिस स्टेशन को अहकामात देते हुए 1 माह के अंदर रिपोर्ट सौंपने की हिदायत दी है। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान राजेंद्र चौधरी का कहना है कि गुजरात का मुसलमान खौफ व हरास के साए में जिंदगी गुजार रहा है। मोदी की जानिब से किए जा रहे तरक्की और तहफ्फुज के दावे को उन्होंने झूठा और खोखला करार दिया। गुजरात दौरे से वापसी पर लखनऊ में ईटीवी से बात करते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मुसलमानों के साथ साथ गुजरात के किसानों की हालत भी अफसोसनाक है। सड़कें जाम हो गई। राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के अहम लीडर माने जाते हैं। वज़ीर आला अखिलेश यादव के साथ गुजरात का दौरा करने के बाद राजेंद्र चौधरी ने मोदी के दावों और वादों को झूठा और खोखला करार दिया। चौधरी का इल्जाम है कि गुजरात के किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। कामयाबी और तरक्की की तशहीर पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले मोदी गुजरात के बेरोजगारों और किसानों को उनके बुनियादी हक तक नहीं दे सके हैं। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी गुजरात दौरे पर थे और मैं भी उनके साथ था। अहमदाबाद, पाटन और महसाना, इन जिलों के किसान भारी तादाद में उनकी सभाओं में आए थे। बड़ी रैलियां हुई। किसानों ने आकर के मुख्यमंत्री जी को अपनी व्यथा सुनाई कि हमें बदनाम किया गया पूरे देश में, दुनिया में, कि हमारा बहुत विकास हुआ है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। और बात जब गुजरात और मुसलमानों के ताल्लुक से की जाती है तो लहजे के साथ साथ राजेंद्र चौधरी के चेहरे के तासुरात तक बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि गुजरात जाने के बाद नरेंद्र मोदी के जुल्म सितम का सही अंदाजा हुआ। गुजरात के मुसलमानों के दिलो दिमाग पर अब भी खौफ के साए लहरा रहे हैं। बहुत लोग संकट में है। मुसलमान तो बहुत आतंकित है, दहशत में है। उनकी बहु बेटियां घरों से बाहर निकल नहीं पाती है। यह हालत है गुजरात में। मैं तो पाटन में देखा, यानी दूर खिड़कियों से छतों पर खड़ी होकर के अल्पसंख्यक परिवारों की महिलाएं, लड़कियां अखिलेश जी का अभिवादन कर रही थी और जो पुरुष थे, मुसलमान भाई, सड़कों पर चारों तरफ थे। और बार बार लोगों ने कहा कि यहाँ जिस तरह का हालात पैदा किए हैं नरेंद्र मोदी ने, हम लोग दास्ता के जीवन में फंसे हुए हैं। हमारे लोगों का अपमान है, कोई हमारा काम नहीं होता। जैसे पता चलता है ये मुसलमानों का गांव है या ये मुसलमानों की बस्ती है, वहां पर हमेशा डर लगा रहता है कि कब क्या हो जाएगा। हालांकि ये एक हकीकत है कि इलेक्शन के पस मंजर में राजेंद्र चौधरी की मौजूदा गुफ्तगू के मायने ही बदल जाते हैं। ताहम इतना जरूर है कि गुजरात से लौटने वाले तमाम सियासी लीडर कमोबेश इसी तरह के इजहार क्यों करते हैं। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। तृणमूल कांग्रेस के लीडर सुल्तान अहमद ने अलुबेरिया लोकसभा हल्के के 80% देही इलाकों में बिजली सप्लाई करने का दावा किया है। सुल्तान अहमद ने हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज से खुसूसी बातचीत की है।
कॉन्स्टिट्यूएंसी कोलकाता शहर के करीब होने के बावजूद ये इलाका शहर जैसी तरक्की हासिल करने में नाकाम है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस ने सुल्तान अहमद को यहां से उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने कामयाबी हासिल की। पार्टी ने एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताया है और इसी हल्के से सुल्तान अहमद को दोबारा खड़ा किया है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अब तक क्या काम कर पाए, क्या नहीं कर पाए और क्या वादे लेकर वो लोगों के पास जा रहे हैं। इलाके में तरक्की किस चिड़िया का नाम है लोगों को मालूम नहीं था। लैंड फंड से होना था वो हमने कराया और सबसे बड़ा जो काम हुआ है 80% गांव में बिजली नहीं थी, अब वो काम हमने पूरा किया है। अब शायद 1% जगह बचा हुआ है जहां बिजली नहीं, वो भी शायद। तो पूरा इलाका इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। बागनान फ्लाईओवर का काम हुआ है, पंचायत में काम हुआ है, 7 महीने के पंचायत में, और जो काम वामपंथियों ने छोड़ दिया था उस काम को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। कि बड़ी हिमायत मुझे हासिल। अभी तक जो लोगों जो गांव तक जाने का जो मेन सड़क तो बहुत मेन सड़क तो एक क्लास है, एक क्लास जवाब नहीं है। अब गांव में जो सड़क है, जो गांव का सड़क है वो ढलाई का काम शुरू हुआ है। तो 34 साल इन इलाकों में पंचायत पर सीपीएम का कब्जा रहा है, पंचायत समिति सीपीएम का रहा है, जिला परिषद सीपीएम का रहा है। 34 साल सीपीएम की हुकूमत रही है। उन लोगों ने गांव को नेग्लेक्ट किया है, नजरअंदाज किया है। अब हम लोग गांव में पहुंच करके ये काम कर रहे हैं। ये जो रास्ता जो पक्का आप देख रहे हैं वो ये 7 महीने का काम है। तो आने वाले दिनों में मेरा कमिटमेंट है कि तमाम गाँव के रास्ते ढलाई के रास्ते होंगे, पक्के रास्ते होंगे। पीने का पानी का म्यूनिसिपल एरिया में नहीं था, ये हमने 5 साल में किया है कि घर घर में पानी पहुंच चुका है। और गांव में पानी का जो ये काम है यह अब शुरू हुआ है। ये मामाटी मानुष की सरकार ने तब गांव गांव में भी पानी पहुंचाने का काम ये हमने अपना मंसूबा बना लिया है। अलीपुर का माहौल हमने बदला है। बहुत सारे स्कूल में बाथरूम नहीं थे, बाथरूम लगा दिए गए हैं, वो हमने करवाया एमपी लैट से। स्कूल को अपग्रेडेशन करवाया है, साइंस नहीं था, साइंस का ये दिया है। अहम मसला है, कई कारखाने बंद है, साथ ही साथ जो जरी इंडस्ट्री है वो यहाँ काफी अहम है। उसके लिए कुछ एक प्लानिंग है या कुछ? जरी इंडस्ट्री के लिए स्पेशल हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाया है। जरी इंडस्ट्री में छोटे छोटे जो लोन्स हैं ये दिए जा रहे हैं। तो जहाँ तक बेकारी का है कि हमारे बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग ले करके मुख्तलिफ शोबे में काम में लगे। जो हमारे किसान हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के आज़मीन हज के लिए कल कुरान अंदाजी होगी। कुरान अंदाजी के जरिए 23,668 आज़मीन का इंतखाब किया जाएगा। उत्तर प्रदेश रियासती हज कमेटी के सेक्रेटरी के मुताबिक पिछले साल रियासत से तकरीबन 32,000 आज़मीन हज के मुकद्दस सफर पर गए थे, लेकिन इस बार कम कोटे की वजह से तकरीबन 11,000 उम्मीदवारों को मौका नहीं मिल सकेगा। सेंट्रल हज कमेटी ने रियासत से खादिमुल हुज्जाज भेजने की तजवीज अभी तक मंजूर नहीं की है। वाज़ेह की रियासती हज कमेटी के चेयरमैन ने उलमा को खादिमुल हुज्जाज के तौर पर भेजने के लिए वज़ीर आज़म को खत भी लिखा है। बढ़ाने के लिए बहुत जद्दोजहद की गई। हमारे अध्यक्ष महोदय ने काफ़ी एहतजाज किया, काफ़ी लिखा पढ़ा, और जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं और हज कमेटी के रुकन भी हैं स्टेट के और सेंट्रल के, उन्होंने भी सेंट्रल हज कमेटी के लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर अपनी बातें कई बार कहीं और पुरजोर तरीके से कहीं, लेकिन कोई अभी वहाँ कोई इस तरह का कोई फैसला नहीं आया जिससे हम आपको कह सकें कि कोटा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अभी तो जो कोटा आया है वो यही आया है कि 23,668 हाजी साहबान ही इस साल हज कमेटी उत्तर प्रदेश से जा पाएंगे। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से अलग होने वाली मोमिन अंसार सभा ने कानपुर लोकसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार और मरकजी वजीर श्री प्रकाश जायसवाल को हिमायत देने का ऐलान किया है। कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोमिन अंसार सभा के जनरल सेक्रेटरी नसीम अंसारी ने कहा कि मोमिन अंसार सभा ने यूपी में सेकुलर उम्मीदवारों की हिमायत करने का फैसला किया है।
नसीम अंसारी ने कहा कि सभा के मुतालबात को सियासी पार्टियों की जानिब से तहरीरी तौर पर तस्लीम किए जाने के बाद हिमायत देने का फैसला किया गया है। ये निर्णय लिया गया कि कानपुर की जिला कमेटी में श्री प्रकाश जायसवाल को समर्थन देने का आह्वान किया, क्योंकि मोमिन अंसार सभा ने ये आह्वान किया था। राष्ट्रपति मोहम्मद अकरम अंसारी ने की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये कहा गया था, ये निर्णय लिया गया था कि मोमिन अंसार सभा किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन न करके ऐसे स्थित पार्टी को समर्थन प्रत्याशी को समर्थन करेगी जो अल्पसंख्यक दलित मुसलमानों के मसाइल को हिंदुस्तान के उस सदन में उठाने का काम करेगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर जी परमेश्वर ने आज अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी। परमेश्वर के साथ उनकी अहलिया भी मौजूद थी। इस मौके पर परमेश्वर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर चादर और गुलहाए अकीदत पेश किए। ज़ियारत के बाद मीडिया से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने मुल्क में अमन और अमान और तरक्की के लिए दुआएं मांगी हैं। इस मौके पर दरगाह कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला शरीफ भी मौजूद थे। ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಆ ಬಯಕೆ ಪೂರೈಸಿದೆ। ಶರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। वो यहाँ हाजिरी देने के लिए अपनी अहलिया के साथ आए हैं। उन्होंने इस मुल्क के अमन और सुकून के लिए दुआ की है। चाहते हैं कि तमाम लोग यहाँ भाईचारगी से रहें और खास तौर से कर्नाटक की तरक्की के लिए उन्होंने दुआ की है और यकीनन उन्होंने अपने लिए अपने खानदान के लिए भी दुआ की है। वो चाहते हैं कि तमाम इस मुल्क में सब जो है भाईचारगी से रहें और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल की जाती है। उधर सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के टीआरएस उम्मीदवार तोम भीमसेन ने आज दरगाह यूसुफैन पर हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि अमन अमान के क़याम और भाईचारे के लिए उन्होंने दुआ की। भीमसेन ने कहा कि वो अक़लियतों की हमजहत तरक्की के लिए कोशिश करेंगे। हैदराबाद शहर के असेंबली हल्कों में इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। मजलिस के असेंबली फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आज कारवान असेंबली हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। कारवान असेंबली हल्के से मजलिस ने सिटिंग एमएलए मुक्तदर अफसर खान के बजाय इस बार कौसर मोहिउद्दीन को अपना उम्मीदवार बनाया है। कौसर मोहिउद्दीन की हिमायत में अकबर अवैसी ने आज इंतखाबी रैली में हिस्सा लिया। पंजाब के हल्का सिगरूर में वाक़ मालियर कोटला मुल्क भर में आर्मी के बैचेस बनाने के लिए मशहूर है। इलाके में 75% मुस्लिम आबादी और इनके बेशतर रिश्तेदार सरहद पार आबाद हैं। पाकिस्तान का वीजा यहां के अवाम का सबसे बड़ा मसला है। यहां के अवाम का कहना है कि उनका ये मसला जो हल करेगा वो उसी को वोट करेंगे। पंजाब का शहर मालेरकोटला सारे मुल्क में आर्मी के बैजेस बनाने वाला वाहिद मरकज है। यहाँ के कारीगर हिंदुस्तानी फौजियों की वर्दी पर लगने वाले बावकार बैजेस तैयार करते हैं। आर्मी बैजेस बनाने वाले इन कारीगरों की माली हालत काफी खस्ता है। मकामी अवाम और कारीगरों का कहना है कि यहाँ के अवामी नुमाइंदे इनकी तरक्की और फलाह बहबूद को लेकर गैर संजीदा है। अभी तक देखिए 65 साल हो चुके हैं, अभी तक तो ऐसा कोई नेता नहीं आया जो हमारी कारीगरी को पहचान सके, इसको अपर लेवल तक लेके जा सके। हमें इस बात का ही बहुत बड़ा अफसोस है और हमें यही इनसे खेद है जितने भी नेता लोग आए आज तक कि हमारी जो कारीगरी है बात ऊपर तक पहुंचा नहीं सके। कई बार इनसे रिक्वेस्ट की। इसके अलावा यहाँ का एक और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए वीजे की उशराई है।
यहाँ पर 75% मुस्लिम आबादी है, जिनके ज्यादातर रिश्तेदार पड़ोसी मुल्क में रहते हैं, लेकिन अपने अजीज अकारिब से मुलाकात की खातिर पाकिस्तान जाने के लिए इन्हें वीजा हासिल करना जुए शीर लाने से कम नहीं। हम लोगों को तो यहाँ ज्यादा जो मालिकुल्लाह के लोगों को सुनने या तो हम लोगों के जो रिश्तेदार जो पाकिस्तान में है जी, उसके लिए वीजे की जरूरत पड़ती है जी, या जब मेहमान आए हुए होते हैं उनका बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। मालेरकोटला में 30 अप्रैल को राहदही होगी। अब की बार यहाँ की अवाम ने इनके इन मसाइल को हल करने वाले लीडर को ही वोट देने का फैसला किया है। ईटीवी न्यूज, मालेरकोटला। इस बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।